स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज जो अपना फिजिक्स का पेपर हुआ था काफ़ी अच्छा था, अच्छे सवाल भी पूछे थे। और भैया नॉर्मल सवाल तो वो हर बार ही पूछता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास क्या है, दो आवेशित गोले हैं। एक पर 2 माइक्रो कूलाम है, दूसरे पर 3 माइक्रो कूलाम है, और इनकी बीच की दूरी है भैया 20 सेंटीमीटर। तो बोला कि भैया जो ये आपस में बल लगाते हैं उन बलों का जो परिमाण है उसका अनुपात भैया हमको बता दीजिए। तो गुलाम भाई साहब ने हमको ये चीज़ बता रखी है कि ये जो दोनों आवेशित गोले ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर बराबर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। लेकिन जिसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। बल बराबर होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अब जब भाई बल बल ही बराबर है तो उनका अनुपात भी क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक लैम्बडा होता है क्यू अपॉन में एल। एसआई मात्रक पूछा है तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, ऑप्शन बे। समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य का कोण बताइए। अब देखिए जो चालक होता है, चालक चालक के विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, ये बात हमको पता है। और जो समविभव पृष्ठ होता है वो भी क्या होता है, चालक ही तो होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके भी क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बे, 90 डिग्री। ठीक है ना। निम्न में से प्राविद्युत पदार्थ होते हैं जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं, मतलब कि अचालक होते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा आपका, द। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। तो बैटरी से प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो उसने अपन को दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है कितना है भैया, 10 वोल्ट है, और स्मॉल आर दे रखा है 0.5 ओम। तो आई पूछा है उसने, तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है कि जो सर्किट है, सर्किट में जो बाह्य सर्किट है, बाह्य सर्किट में जो कोई भी प्रतिरोध लगा हुआ है वो क्या है आपका, कैपिटल आर। जो दे नहीं रखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, आई बराबर ई अपॉन में स्मॉल आर। ई कितना है, 10 वोल्ट, और अपना स्मॉल आर कितना है 0.5, कितना जाएगा 20 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या जाएगा, से 20 एम्पियर। एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है। अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं प्रति चुंबकत्व। जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो क्या होती है कि वो प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि पूर्णतः क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। और पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्णतः चालक भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो इनका प्रतिरोध होता है ना आर, वो क्या होता है, लगभग अनंत होता है। ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान रख लेना, जिसमें से पहली पूछिए क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होते, पूर्णतः मतलब कि प्रतिचुंबक तो विवार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा, से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए अपने पास 10 स्पोकों, स्पोको मतलब कि जो अपने पास साइकिल होती है ना, उसमें जो तारे होती है, ये तान जिसको अपन तान बोलते हैं, तान, ये ठीक है ना, ये कितने हैं, ये 10 है। ठीक है ना। मतलब एक पहिया है जिसमें इतने क्या है, स्पोक लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये तार है। ठीक है ना। वो पूछा है कि जो ये पहिया है, ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा, क्षैतिज वाला, उसके क्या है, लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। अपन क्या करते हैं, ये क्या है अपना, ठीक है ना, ये है अपना पहिया, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, वो क्या है, इसके लंबवत है। मतलब कि अपन चुंबकीय क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, लंबवत अंदर की ओर। ठीक है ना। तो ये जो तार, ये जो पहिया है, पहिया ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत है। ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ के आ चुके हैं कि भाई जब अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्या रखा है, कोई चकती वगैरह कुछ ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना, ये चकती है। तो इससे संबंधित जो आपका ई होता है, ई क्या होता है, हाफ ओमेगा बी बी एल स्क्वायर। ठीक है। तो सेम टू सेम सिचुएशन ये यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ई है वो ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ना तो इसमें ओमेगा चेंज हो रहा है, ना ही बी चेंज हो रहा है, ना ही एल स्क्वायर चेंज हो रहा है। केवल क्या चेंज कर रहा है, वो तार चेंज कर रहा है। वो बोल रहा है कि 10 की जगह क्या हो जाएंगे भैया, 20 हो जाएंगे। अब बताइए ई क्या होगा भैया, ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ई का क्या रहेगा, ई का ई रहने वाला है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, से ऑप्शन हो जाएगा। स्व प्रेरित को कहते हैं भैया विद्युत जड़त्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये वाला सवाल तो, ठीक है ना, आखिरकार पूछ लिया।
प्रतिवर्ती धारा में IRMS दे रखा है और शिखर मान, मतलब कि IRMS मान और शिखर मान का अनुपात पूछा है उसने। हम जानते हैं कि IRMS मान कितना होता है भैया, I0/√2। I0 क्या है, शिखर मान, ठीक है ना, और वो क्या पूछ रहा है, शिखर मान, और इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/√2। बड़ा ही आसान है, ऑप्शन दे। रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है इंफ्रारेड वेव, ठीक है ना, ऑप्शन ए। एक बाल्टी में जल इतनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, यदि जल का अपवर्तनांक कितना है तो बाल्टी की तली में रखे वस्तु की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। अब ये तो डायरेक्ट इसका सूत्र होता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है, ठीक है ना, वास्तविक गहराई या ऊंचाई अपॉन में आभासी गहराई या ऊंचाई। अपवर्तनांक दे रखा उसने 4/3, वास्तविक दे रखी है उसने 24, आभासी अपन माने थे x, तो 6 से कट गया, x बराबर हो जाएगा भैया 6×18 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा अपना द, ठीक है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण I और विचलन कोण डेल के मध्य ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से। किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये जो है ये। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि तरंगाग्र क्या होता है, कि समान कला में कंपन करने वाले जो भी बिंदु होते हैं उनका बिंदु पथ ही क्या होता है, तरंगाग्र होता है, ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है कि समान कला में, जब भी समान ही कला है तो कलांतर ओबियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दो बिंदुओं के। भाई जो दो बिंदु है वो समान कला में है तो उनका कलांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा है कि दो बिंदुओं का जो मध्य का कलांतर है वो क्या होगा, वो जीरो होगा भाई साहब, ठीक है ना। तो 0 डिग्री। चार धातु अपने को दे रखी है जिनका अपन को कार्यफलन दे रखा है इतना। उसके बाद में पूछे कि न्यूनतम दहलीय आवर्ती किस धातु की होगी, ठीक है ना। अब हमको सूत्र तो पता ही है, फाई नोट बराबर क्या होता है, H न्यू नोट। ये आपकी दहलीय आवर्ती है, ये क्या आपका कार्यफलन। अब यहाँ से अपन को दिख रहा है कि जो कार्यफलन है वो क्या है, न्यू नोट के क्या है, सीधे समानुपाती है। तो जिस धातु का कार्यफलन क्या होगा, सबसे कम, उसी धातु के लिए दहलीय आवर्ती क्या होगी, सबसे कम होगी। तो देख लो इसमें कौन सी P है जिसका कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P, ऑप्शन दे। गाइगर मासडन प्रकरण में ये, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा बिस्मिथ 214, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तापानिभीय संलयन, ठीक है ना, के लिए तापमान जो होता है वो कितना होता है, तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 10⁸ केल्विन के आसपास क्या होता है भैया, तापमान होता है। जो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें तापमान कितना होता है, 10⁸ के आसपास होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड इतने हैं, ठीक है ना, E1 E2 E3 है, तो इनमें सही संबंध बताइए। देखिए जो कार्बन होता है उसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। तो ओबियसली क्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान पर अपन चलते हैं। वे अधिकतम विद्युत सामर्थ्य जो किसी, वे अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई प्राविद्युत माध्यम बिना बंधन के सहन कर सकता है पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। पराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। हवा के लिए इसका मान होता है इतना, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये तो आने वाला था, ये तो 100% इसका तो चांस था ही। देखिए आई पूछा है अपन से, ओके। देखिए यहाँ से 3.1 आ रही, यहाँ से 4.2 जा रही, कितनी होगी 7.3 एम्पियर हो गई, जिसमें से 5.1 निकल गई, कितना बचा 5.1 एम्पियर, इसमें से घटा दो तो 2.2 एम्पियर बचा, ठीक है ना। 2.2 एम्पियर यहाँ पहुँच गई, जिसमें से 1.2 ऊपर निकल गई, तो 2.2 में से 1.2 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 एम्पियर भैया, आई का मान हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, किसी वोल्टमीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को क्या कहते हैं, वोल्टता सुग्राहिता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में बड़ा ही आसान, इसमें क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्रीय आएगा, ठीक है ना।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो दर्शाती है। लेंज का नियम बड़ा ही आसान है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है भैया? आधारित है। विस्थापन धारा की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है ना। मैक्सवेल क्या है? एक वैज्ञानिक है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं है ये। 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की किसी द्रव में भरे हुए, क्या पूछ रहा है? 1 मिनट रुको, ढंग से पढ़ने दो। 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की किसी द्रव से भरे खुले बर्तन में डालने से वे अदृश्य हो जाता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि ठीक है ना, अपने पास इतना अपवर्तनांक का क्या है? कोई कांच है, इतने अपवर्तनांक का क्या है? कोई कांच है, उसको अपन ने किसी अन्य द्रव में डाल दिया है, तो ये कांच क्या है? ये अदृश्य हो जाता है। तो अब बताइए द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? कितना होगा? सेम ही होगा, ठीक है ना। द्रव्यमान सेम होगा, तभी क्या है, जो आपने इसमें डाला है, जो लेंस आपने डाला है इसमें, कांच का जो लेंस आपने डाला है, वो क्या, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई अपवर्तन नहीं होगा। जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी सीधी निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपने इसमें लेंस डाला है जिसका अपवर्तन कितना है? 1.52, वो आपको नहीं दिखेगा। अगर अपवर्तन होता तो हमको वो चीज़ उसके अंदर दिख जाती। और कब दिखती? जब अपवर्तनांक में क्या होता? कोई ना कोई डिफरेंस होता, तब अपन को चीज़ वो दिख जाती। अब अपवर्तनांक में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जो लाइट है वो बेंड नहीं होगी, सीधी सीधी निकल जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो वस्तु अपन को नहीं दिखेगी। तो आंसर कितना आएगा भैया? सेम ही आएगा, 1.52, ठीक है ना। जल के पृष्ठ पर किसी समय, अब ये देखो, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होए। देखो, जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं की निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन खालिस्तान होता है। देखिए अपने पास दो सोर्स है, ये S1 है, ये क्या है? S2 है। इसमें से क्या निकल रही है? तरंगे निकल रही है, ठीक है। यहाँ से भी निकल रही है। तो पूछा कि जो यहाँ पर ये है, ये ठीक है ना, यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? अब सपोज करो कि जो ये S1 सोर्स है, इससे जो तरंग निकल रही है, उसने जो यहाँ का पार्टिकल है उसको ऊपर विस्थापित किया, ठीक है ना। अब जो ये S2 है, इसने क्या किया? उसको इतना ही नीचे विस्थापित कर दिया। तो जो नेट है, नेट जो विस्थापन है इस पार्टिकल का, वो तो क्या होगा भैया? 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा भैया 0, ठीक है। निस्पंदी रेखाओं पर, निस्पंदी जो ये होते हैं ना, ये इनको अपन बोलते हैं निस्पंदी रेखा, इनको, ठीक है। निस्पंदी रेखाओं पर क्या होगा? विस्थापन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, वो व्यतिकरण होता है, वो कौन सा होता है? वो विनाशी व्यतिकरण होता है। यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना, जिसके कारण विस्थापन कितना होता है भैया? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य आधी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? अब हमको पता है कि जो वेग होता है इसका, c बराबर क्या होता है? लैम्बडा न्यू, ठीक है। तो अब वो पूछा कि तरंग दैर्ध्य आधी कर दी जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा बराबर c अपॉन में न्यू, ठीक है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो लैम्बडा है वो क्या है? न्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप तरंग लैम्बडा को जब आप आधी कर रहे हो तो आवर्ती जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी भैया? डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? 2 गुनी। आंसर कितना आएगा? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब 0.10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपन से पूछिए। तो लैम्बडा होता है h अपॉन में p, ठीक है ना। तो h अपॉन में p को अपन, p क्या है? संवेग है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है ना, 34। m आपको दे रखा है 0.10, v आपको दे रखा है 10, ठीक है ना। तो 100, तो ये तो कट ही जाएंगे यहाँ से। तो आपका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, प्लांक कांस्टेंट ही। तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 मीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, अब अपन को 2 से 3 में आंसर देने हैं पंक्तियों में। देख, तांबे के लिए प्रतिरोधकता और परम ताप के मध्य ग्राफ होगा। देखो जाहिर सी बात है कि जब आप ताप बढ़ाते हो, ठीक है ना, तो
तो आपका जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, जाहिर सी बात है बढ़ती है, क्योंकि आपका प्रतिरोध बढ़ता है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध होती है एक प्रकार का, तो इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ग्राफ किस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार भैया ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको यहाँ पर बनाकर आना था। नेक्स्ट देखिए, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही आसान है। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन में ए। यहाँ से आप धारा घनत्व को परिभाषित कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या होता। अगर हम अब की बात करें कि अस्तित्व नहीं है, तब की बात कर रहे हैं, तो जो फाई होता है, फाई बी, वो कितना होता है, 0 होता है। अब वो पूछा है कि यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व हो, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर अस्तित्व होगा तो सिंपल फाई नॉट बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा क्यू एम। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये संबंध आपको लिखना है। ठीक है ना, गाउस का नियम वाला ही है, सिंपल ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यदि एकल जो ध्रुव है उसका अस्तित्व होता तो गाउस का नियम कुछ इस प्रकार होता, चुंबकत्व वाला। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध लिखिए। ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा भैया, संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस एम। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बड़ा ही आसान है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। आसान था बड़ा ही। अब एकल ध्रुवीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, अब जो अध्रुवित प्रकाश है वो कैसा हो गया, वो ध्रुवित हो चुका है। ठीक है, देखो अध्रुवित प्रकाश में तो क्या होता है कि जो कंपन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक हर संभव दिशा में क्या होते हैं, कंपन होते हैं। ठीक है ना, अब जब आपने कोई भी पोलराइज वगैरह उसको कर दिया है, पोलराइड वगैरह आपने यूज़ कर लिया, तो उसके जो कंपन है, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगेंगे। ठीक है ना, तो आप किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपन ऐसे दिखा दो, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको भैया बनाकर आना था। प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही आसान है कि जब प्रकाश किसी अवरोधक की जो शार्प एजेस होती है, भाई जैसे ये कोई अवरोधक है, ठीक है ना, तो इसके जो ये शार्प एज है, ठीक है ना, यहाँ से टकराता है तो क्या करता है कि वो इस अवरोधक की जो छाया है, ठीक है ना, इस वाला, तो इस अवरोधक की छाया में वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। वापिस सुन लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक के तीक्ष्ण जो एजेस होते हैं, जो सिरे होते हैं, उनसे टकराती है तो वो सीधी ना जाकर क्या करती है, उस अवरोधक की जो छाया है, ज्यामितीय छाया है, उसमें क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी धातु का कार्यफलन इतना है, ठीक है, और उत्सर्जित फोटोन की गतिज ऊर्जा इतनी है, तो फोटोन की ऊर्जा पूछी है उसने। ठीक है ना, उसने फाई नोट दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा, वो ऊर्जा पूछा। सिंपल सा सूत्र है, ई बराबर फाई नोट प्लस केम एक्स। तो यहाँ से निकाल लो, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, जिसमें से उसने इतनी एनर्जी कार्यफलन के रूप में खर्च कर दी और इतनी एनर्जी उसने गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च कर दी। ठीक है ना, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा दीजिए। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे अपने पास ये कोई नाभिक है, ठीक है ना, तो जब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित होकर क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है। ठीक है ना, ये सपोज करो कि यहाँ पर था, इस ऊर्जा वाले इस ऊर्जा स्तर में था कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब वो उत्तेजित होकर कहाँ चला गया, इससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला गया। ठीक है ना, अब वहाँ पर क्या आता है, ये अनस्टेबल होते हैं, तो जब वो वापस आता है ना वहाँ से वापस, ठीक, तो क्या करता है ये जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है ना,
तो अपन को क्या मिलती है, अलग अलग वेवलेंथ की क्या मिलती है अपन को, एक स्पेक्ट्रम मिलती है, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, यदि ऑक्सीजन नाभिक, इसको मिटा देते हैं अपन। नेक्स्ट है, यदि ऑक्सीजन नाभिक, अपने को ऑक्सीजन नाभिक दे रखा है, इसकी बंधन ऊर्जा दे रखी है 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी है, बड़ा ही आसान है। 128 में किसका भाग दे देंगे, ए का भाग दे देंगे। 128, ए कितना है भैया, 16 है अपने पास, ठीक है ना। कितना जाएगा ये, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, 1 नंबर में। नेक्स्ट देखिए, अपन को एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य तुल्य, मतलब ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी है, इतनी है 15 माइक्रोफेरेड। वो पूछा कि भाई एक्स का मान कितना होगा, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, देखिए ये दोनों संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो 20 का ये संधारित्र है, ये वाला, ये एक्स के किस में भैया, श्रेणी क्रम में है। तो हम जानते हैं कि 1/20 प्लस 1/x किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 के। देखो ना ये तुल्य धारिता, ठीक है ना। तो 1/15 के, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस का 1/20। तो एलसीएम कितना जाएगा, 60, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, तो 1/60। 1/x का मान क्या है, 1/60। x का मान कितना होगा, 60 क्या है, माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड। ये क्या है अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास पास रखी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 2 हेनरी है। यदि एक कुंडली में इतने सेकंड में विद्युत धारा 0 से बढ़कर 15 एम्पीयर हो जाती है, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करो। ओके, ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि यदि कुंडली, पहली कुंडली में यदि I1 धारा बह रही है, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स φ2 बराबर होता है MI1, ठीक है ना। ये अपने पास सूत्र है। अपन को क्या दे रखा है, अपन को M दे रखा है 2 हेनरी, ठीक है ना। उसने क्या दे रखा है अपन को, DT दे रखा है 0.1, और उसने क्या दे रखा है अपन को, DI दे रखा है 15 एम्पियर, ठीक है ना। 0 से 15 गई तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, D5 निकालो। उसने क्या पूछा है, D5 पूछा है, D5 कितना होगा, ठीक है ना। इसको अगर अपन लिखे तो D5 इज इक्वल टू M DI1। D5 अपन को निकालना है, M कितना है भैया, 2 हेनरी, DI कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 30 वेबर, ठीक है ना। 30 वेबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाटहीन धारा और शक्ति गुणांक। देखिए, वाटहीन धारा का मतलब क्या है, जो अपना प्रतिवर्ती धारा परिपथ होता है, ठीक है ना। यदि उसमें L लगा हो या क्या लगा हो, C लगा हो, जब L और C लगा होता है तो जो शक्ति होती है, ठीक है ना, शक्ति 6 कितना होता है भैया, 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 0 होता है। इस केस में क्या होता है, इस स्थिति में जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L या C लगा है, तो शक्ति 6 कितना होगा, 0 होगा, और शक्ति कितनी होगी, 0 होगी। उस केस में जो परिपथ है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसको अपन निकाल सकते हैं IRMS साइन फाई से, ठीक है ना। ये क्या है आपकी वाटहीन धारा, तो इस सूत्र से भैया इसको अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है, इसकी अपन कई तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपन इसको दे देंगे IRMS VRMS कोस फाई, ठीक है। तो देखो, ये तो है अपने पास औसत शक्ति, ये VRMS IRMS इसको अपन बोलते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, ठीक है। तो यहाँ से कोस फाई क्या हो जाएगा, P बार अपॉन में आभासी शक्ति, ठीक है ना। तो कोस फाई की परिभाषा क्या हो जाएगी, वास्तव क्या बोलते हैं इसको, औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, शक्ति
गुणांक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्णांतिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है ना। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांतिक परावर्तन बोलते हैं। दो अपन को परिघटना के नाम बताने हैं। एक तो क्या हो जाएगा भैया आपका मरीचिका हो जाएगी, मरीचिका जिसको अपन मिराज बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, हीरे का चमकना। जो हीरे अत्यधिक चमकते हैं एकदम, ठीक है ना, उसमें जो साइन होती है किसके कारण होती है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना, आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आप बना लेना। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, आप ये देख लेना, इस टाइप से बना के नहीं, इसको क्या करना अपन को, स्नेल का नियम लास्ट में क्या करना अपन को, प्रूव करना है। ठीक है ना, कर देना, बड़ा ही आसान है। एक तो इसमें परावर्तन वाला होता है, एक क्या होता है, अपवर्तन वाला होता है। तो कौन सा पूछा है, अपवर्तन वाला पूछा है। पोलराइड किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखने हैं। ठीक है। अब पोलराइड क्या होता है कि एक डिवाइस, एक यंत्र होता है जो क्या करता है कि जो ध्रुवित प्रकाश होता है उसको क्या करता है, ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है डेफिनेशन। इसके कोई दो उपयोग, जो चश्मे होते हैं अपने पास, जैसे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो अपन जो चश्मे यूज करते हैं उनमें क्या लगा रहता है, उनमें पोलराइड यूज होता है। वो क्या करते हैं कि जो चकाचौंध होती है ना उसको क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी होती है, गाड़ियों के जो शीशे होते हैं उनमें भी अपन क्या करते हैं, पोलराइड का यूज़ करते हैं, जिससे भाई जो चमक होती है, जैसे सामने कोई भी गाड़ी आ रही है, ठीक है ना, तो चमक क्या हो जाता है भैया, नॉर्मल हो जाए। ठीक है ना, आँखों पर ना पड़े। तो ये दो आपको यूज लिखने थे इसमें। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। इसके क्या करने, दो कारण लिखने अपन को। ठीक है ना, दो कारण क्या है, मैंने यहाँ पर चार कारण आपको लिख दिए हैं। ठीक है ना, ये चार कारण आप भैया पढ़ लेना, बड़े ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब चूंकि डी ब्रोगली परिकल्पना से हम ये जानते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, नाभिक में, तो 2πr किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अपने किसके, NH के बराबर होता है। ठीक है ना, सॉरी n लैम्बडा के बराबर होता है, n लैम्बडा के बराबर। ठीक है ना, इसको हम आगे लिख सकते हैं, n लैम्बडा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना h अपॉन में p। ठीक है, इसको और अपन आगे लिख सकते हैं, NH अपॉन में mv। ठीक है, इसको अपन और आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये है mv इधर चल जाएगा, mvr बराबर क्या हो जाएगा, NH अपॉन में 2π। ठीक है ना, और mvr यही क्या होता है, कोणीय संवेग, जिसको अपन कैपिटल से लिखते हैं, NH अपॉन में 2π। तो यही तो होता है सेकंड अभिग्रहित। ठीक है ना, कि जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग वो क्या होता है, वो h अपॉन 2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग होता है वो h अपॉन 2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यही तो अपन को सिद्ध करना था। ठीक है ना, जो अपन ने कर दिया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, संभारिक और रेडियो एक्टिविटी। संभारिक क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनका जो जेड होता है, जेड क्या होता है, जेड भिन्न भिन्न होता है, और जो ए होता है, ए बोले तो ध्रुवमान संख्या, वो क्या होती है, वो समान होती है। ऐसे तत्व जिनकी ध्रुवमान संख्या क्या होती है, समान होती है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, रेडियो एक्टिवता ये क्या होती है कि कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि अस्थायी होते हैं। तो क्या करते हैं, वो स्वतः ही क्या करते हैं, स्थायित्व पाने के लिए अपने में से अल्फा बीटा गामा के क्या करते हैं, वो निकालते रहते हैं। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, या रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, RC परिपथ में कालांक किसे कहते हैं, संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है ना, देखो कालांक का मतलब है टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट, और ये होता क्या है, ये होता है टो बराबर RC। R और C का जो गुणा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कालांक बोलते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, एक जो
फुल वेव रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है आपको, संधारित्र को फिल्टर के रूप में यूज़ करके डायग्राम बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये तो क्या है, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये तो अपने क्या है फुल अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। आपको क्या करना है, आपको लोड के आगे क्या करना है, एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा देना है। तो जो ये कैपेसिटर है ये किसका काम करता है, ये एज ए फिल्टर का काम करता है। तो आपको इतना ही डायग्राम बस बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही बताना, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है और चित्र बना देना आप, ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। ये गाउस का नियम पूछ लिया, सिद्ध कीजिए कि अनंत समतल चादर के कारण, ठीक है ना, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये इसमें कहीं दूरी नहीं आ रही है, तो बस अपन को कुछ नहीं है, अपन को डायग्राम, अपन को डेरिवेशन करके नहीं यहाँ तक निकालना था। और इसके बाद में क्या करना, अपन को चित्र बना देना है, एकदम कैसा आएगा, सीधा आएगा, ठीक है ना। अगर आर और अगर हम बात करें ई के बीच में डायग्राम बना तो क्या आएगा, एकदम सीधा डायग्राम आएगा, क्योंकि भाई दूरी पर डिपेंड करता ही नहीं है। आप चाहे कितनी भी दूरी ले लो, ई का मान तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। वो कितना होगा, ई अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा के लिए प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजन निकाल, ठीक है ना। तो आपके लिए ये निकालना था जो जेड होती है, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यदि एक्सएल क्या है, एक्सी से बड़ा है, तो इस टाइप से भैया आपको डेरिवेशन करना था। ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या धारक मध्य संबंध, ठीक है ना, ये निकाल लेना। बड़े ही मतलब बड़े बड़े आसान पूछे सवाल, को दिक्कत नहीं। नेज अर्धचालक अपध्रुवीय अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या करना आपको समझाना है। पीएन संधि डायोड में हासी क्षेत्र और रोधी का विभव को परिभाषित करके, ठीक है। इधर बायो सावाट का आ गया, ठीक है। इसमें एम्पियर का आ गया है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेंस की क्षमता को परिभाषित की सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन क्या है भैया, सारे के सारे क्या है, आसान ही आए, तुम्हारे एक भी नंबर नहीं करना चाहिए बड़े क्वेश्चनों में, तो ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।